नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एफडीआई को लेकर के जो चर्चाओं और आशंकाओं का बाजार गर्म था, उस पर टकराव फिलहाल खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इसके स्थगन की घोषणा कर दी है। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा है कि एफडीआई देश में लागू नहीं होगा, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद यह विमर्श किया जाएगा कि संसद में इसको किस तरीके से पेश किया जाए और पारित कराया जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि संसद आखिरकार चल पड़ी है। शीतकालीन सत्र को महज 9 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक 5 मिनट का भी कामकाज नहीं हुआ है। सरकार के इस फैसले के पीछे जो सरकार अड़ी हुई थी कि सरकार गिर जाए लेकिन एफडीआई देश में लागू होगा ही होगा, उसने ऐसा फैसला किया स्थगन का। क्या राजनीति हो सकती है, उसकी क्या मंशा हो सकती है, इसका खुलासा करेंगे हमेशा की तरह डॉक्टर मनीष जी। मनीष जी, देखिए, अच्छी बात तो ये है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनकी जो है कि ये पार्शियल विक्ट्री है। वो इसलिए है कि देश में बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि एफडीआई जो है रिटेल सेक्टर में नहीं आए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियां जो हैं ये पीछे छोड़ जाता है। देश को कैसे मालूम चला कि सरकार का मूड जो है वो बदल गया है? तो सरकार के पोजीशन को ममता बनर्जी ने बताया। 2-3 बातें जो गौर करने वाली है कि एक तरफ मनमोहन सिंह हैं, जिनको आप अब तक डिफेंड करते आए कि वो कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। आपने उनके जो पूरे इंस्टेंस को, पूरा जो वो जो बता रहे थे कि सोच समझकर लिया जाने वाला ये फैसला है। क्या सोचा गया? तो सोचा ये गया कि देश में जो है जो ग्रोथ जो है वो सिकुड़ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है और रुपया वो सस्ता होता जा रहा है। तो एक मंदी के दौर में भारत जो है घुस चुका है। तो इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों को, विकसित देशों को एक बढ़िया सिग्नल देने के लिए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया, जिसे प्रधानमंत्री ये बता रहे थे कि सोच समझ कर लिया जाने वाला फैसला है। अब देखिए क्या हुआ ये कि इनके अपने लोग, अपने साथी, यूपीए के अपने गठबंधन की पार्टियां, इन्होंने विरोध कर दिया। तो बीच में ऐसी भी खबरें आने लग गई कि भाई ये मान जाएंगे, वो मान जाएंगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ममता बनर्जी टस से मस नहीं हुई, कोई डील नहीं कर सकी। दूसरी बात, सरकार इस चीज को लेकर के आ रही थी। आर्गुमेंट देखिए, वो आर्गुमेंट था कि लोगों ने चुनकर भेजा है इस सरकार को, तो इसलिए ये पूरा का पूरा मसला जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और सरकार जो है इस फैसले को लेने के लिए जो पूरी तरह से वो सक्षम है, लेकिन विपक्ष ने विरोध किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और सही किया। मनीष जी, आपने कहा कि ममता बनर्जी टस से मस नहीं हुई और प्रणब मुखर्जी कोलकाता उनसे बात करने गए और वो कोई डील नहीं कर पाए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए आर्थिक विकास के नाम पे 19,000 करोड़ का पैकेज चाह रही हैं। प्रणब मुखर्जी जब अभी गए तो हमारी जो राजनीतिक हलकों में बात हुई, पर्दे के पीछे की बात जो हो रही है उसमें ये कि उन्होंने 19,000 करोड़ रुपयों की डिमांड की। प्रणब मुखर्जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि सरकार इस बात पे विचार करेगी कि 19,000 करोड़ नहीं, आपको 8,750 करोड़ रुपए पिछड़ा क्षेत्र के विकास की निधि से जो पैसे आते हैं उसे पश्चिम बंगाल को दिए जाएंगे। और इसी के बिना पे ये कहा गया कि फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है, उसमें कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी का जो रवैया, जो छवि बन गई है, लोग कांग्रेस की मुखालफत करने लगे हैं, नुकसान हो सकता है, इसलिए फिलहाल स्थगित कर दिया जाए और जब ये चुनाव का दौर बीत जाए और 9 दिन ही बचे हैं
इस संसद के शीतकालीन सत्र को, तो इसके बाद फिर से इस पर विमर्श किया जाए। तो क्या ये ममता बनर्जी की छुपी हुई डील नहीं हो सकती जिसको लेकर के सरकार ने ये फैसला किया हुआ है? नहीं, कुछ चीजें जो हैं वो देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी इस चीज को पहले से सोच के रखती कि ये इसे लाने से जो है नुकसान होगा, ये सब लोग जान रहे थे कि बवाल मचेगा, वो सब लोग जान रहे थे। पूरे देश में जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन होंगे, सब लोग जान रहे थे। इसके बाद भी अगर ये फैसला अगर सरकार ले रही है तो इसका मतलब है पार्टी और सरकार में कोई सामंजस्य नहीं है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, सामंजस्य नहीं। दूसरा कि अगर यूपी चुनाव आंख के सामने था तो इनको पहले जो है मुस्लिम रिजर्वेशन बिल लेकर के आना था, फिर एफडीआई लेकर के आना था। तो हो ये रहा है कि पूरा हौच पौच सा लग रहा है। पर मनीष जी, मुस्लिम रिजर्वेशन बिल पे जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें भी अभी मतभेद है, वो भी एक मत नहीं हो पा रही है सरकार के साथ, क्योंकि उसमें दलित मुस्लिम, पिछड़ा मुस्लिम, ये भी जो है ये विस्फोटक मसला है। सरकार जो है अभी मूडी बना रही है। इस बात को हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव से पहले ही जो जगती है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए। आप इस तरीके से रिजर्वेशन देते हो, बहुत सारे राज्यों में आपने कोशिश भी की, जो कोर्ट कहता है कि भाई इलीगल है। तो वो क्या तरीका है? क्या इस बार भी वही होगा कि सरकार कुछ पास कर देगी, कोई आदमी कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई ये इलीगल है। तो ये मनसा भी साफ नहीं है। और ये एफडीआई वाला जो मसला आ गया, अब इसमें है क्या कि देखिए, दो तीन बातें कि प्रणब मुखर्जी ने तो इसका अनाउंसमेंट नहीं किया। प्रणब मुखर्जी पूरी तरीके से इस फैसले के साथ हैं। जो दलील जो है वो प्रधानमंत्री देते हुए आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी दे रही थी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन दे रहे थे। और तो और जो यूथ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ बुनियाद, उसमें जिस दिन प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे, वहाँ ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि भाई एफडीआई जो है देश में बहुत सारे जो है उपकार करेगी। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के एफडीआई के मसले पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। नाउ व्हेन दे थॉट कि भाई अब इसके ऊपर कोई चारा नहीं है और सरकार गिरने की जो है स्थिति में है, तो ये सस्पेंशन किया गया। इसलिए ये पार्शियल विक्ट्री है उन लोगों के लिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब यूपी चुनाव के बाद, या मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि अगर यूपी चुनाव के बाद ज़्यादा देर के बाद अगर ये लोग जब भी लाएंगे, जिस तरह का विरोध इस देश में है, वो 2014 वाले लोकसभा चुनाव जो कभी भी हो सकते हैं, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये एक जो मसला है, ये मामला बिल्कुल कांग्रेस के लिए एक माने फेस सेविंग करने लायक भी कांग्रेस नहीं बच पाई। एक दूसरा जो कल से मुद्दा जो उठेगा, आज तो एफडीआई खत्म, अब लोकपाल की बारी है कि लोकपाल में सरकार क्या ला रही है, टीम अन्ना क्या चाह रही है, देश की जनता क्या चाह रही है, विपक्ष क्या चाह रही है। तो ये कल से हिंदुस्तान में मैं भी अन्ना तू भी अन्ना फिर से शुरू होने वाला है। पर मैं मजेदार बात बताऊं, कल शरद यादव से हमने पूछा कि अब लोकसभा और राज्यसभा सुचारू रूप से चल पाएंगी या नहीं इस सत्र में। गुरुदास दास गुप्ता से बात हुई। शरद यादव भी किसानों के बड़े हिमायती हैं, लोकपाल बिल में भी उनके अपने विचार हैं। गुरुदास दास गुप्ता भी मजदूरों के साथ रहते हैं, पर उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। इसलिए मुझे शुभा हो रहा है, हो सकता है कि सरकार लोकपाल विधेयक पर चर्चा करे, पर मुझे शुभा इस बात पे हो रहा है कि दोनों आदमी ने एक ही जवाब दिया, जबकि दोनों लोगों से मेरी अलग अलग बात हुई। इन्होंने कहा कि हम महंगाई पर चर्चा करेंगे। मनीष, हमने पहले भी चर्चा की है इस कार्यक्रम में कि सरकार महंगाई को ही आधार बना करके एफडीआई यहाँ पे लाना चाहती है, क्योंकि सरकार का हमेशा से ये कहना है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जब विदेशी निवेश होगा तो महंगाई कम होगी, मुद्रास्फीति दर को सामने में मदद मिलेगी। तो क्या ये एफडीआई का एक ऐसा चेहरा नहीं तैयार किया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा में कि इस पे महंगाई पे चर्चा करके? नहीं, क्योंकि लोकपाल विधेयक पे विपक्षी पार्टियां भी बहुत सारी चीजों पे एक मत नहीं है। दो तीन चीजें जी, लोकपाल का जहां तक मसला है, पूरा पार्लियामेंट एक साइड है और देश की जनता दूसरी साइड है।
तो क्या पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटियन है वो अपनी हार इस तरह से स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमेशा उन्होंने ये सवाल उठाया कि संसद के ऊपर कैसे कोई हो सकता है। संसद के ऊपर संसद है क्या जी, संसद इंस्टीट्यूशन है पब्लिक ओपिनियन को डिलिब्रेट करने के लिए। जी, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के विप को, नेताओं के, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या है हिंदुस्तान में, ओलिगार्की है। जी बिल्कुल। कोई डेमोक्रेसी है क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में? बिल्कुल। तो ये आपको, अगर देश की जनता चुनाव चुन करके आपको संसद में भेज देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के लिए आपको ठेका दे दिया है कि आपके मन में जो आए वो करो। ऐसा तो नहीं हो सकता। और जो पार्लियामेंट लोगों की समस्याओं को, उनकी भावनाओं को, अगर संसद में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, लोग अगर संसद में जो 542 लोग हैं वो ठीक उल्टी बात करें जो देश की जनता नहीं चाहती है, तो ये संसद का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आप जो है, आपको 5 साल के लिए हमने चुन दिया और आप इसको एक इशू बना दें कि पार्लियामेंट जो है सबसे बड़ी है। जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात। पार्लियामेंट सबसे बड़ी नहीं है। इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हु आर सुप्रीम, हु आर सॉवरन। और उस सॉवरन विश को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिलिब्रेट करने के लिए पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन डेमोक्रेसी का सही मतलब तो वही है कि जो देश की जनता चाहती है। और देश की जनता को लगता है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई संकट है वो भ्रष्टाचार है। और अगर ये सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों को भी अगर ये लगता है, अगर ये बोलते हैं, यानी तो ये बोल दें कि भाई भ्रष्टाचार कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हल्का फुल्का प्रॉब्लम है। अगर सरकार, विपक्ष ये मानती है कि भाई भ्रष्टाचार सचमुच देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो इतनी बड़ी समस्या को टैकल करने के लिए हार्ड डिसीजन चाहिए। अगर बीमारी कैंसर है तो ऑपरेशन करना होगा। बिल्कुल। और अगर फीवर है, वायरल फीवर है, तो पैरासीटामोल खा के भी आप देना ही होगा। हाँ, तो उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है ना। तो ये प्रॉब्लम को आप किस तरह से विजुलाइज करते हो? अगर संसद के लोग, पार्लियामेंटेरियंस अगर ये कहें, यार आइदर आप कह दो कि भ्रष्टाचार कोई इशू नहीं है, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को देश की जनता फिर बाद में बताएगी, जो डेमोक्रेसी का जो अपना, जो लोगों के पास जो अपनी ताकत है, हर पॉलिटिकल पार्टी को। या फिर अगर आप ये इस चीज को मानते हो कि भाई ये सचमुच बहुत ही सबसे टफेस्ट जॉब है सरकार के लिए कि भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए यू नीड टफ लॉस। पर सवाल फिर है और शंका है, क्योंकि कांग्रेस पे यकीन नहीं किया जा सकता, उसके राजकाज की शैली पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने कहा कि किसी भी पार्टी में लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, कांग्रेस में तो बिल्कुल ही नहीं है, जिसपे वंशवाद के आरोप लगते हैं। कांग्रेस अगर लोकपाल विधेयक पे चर्चा करना चाहती और सरकार इसके खिलाफ है, चूंकि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हमारे अन्ना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 9 दिन बचे हैं संसद के शीतकालीन सत्र में, सरकार एफडीआई के मसले को खींचती और हंगामे की भेंट चढ़ जाने देती। लेकिन लोकपाल विधेयक पे चर्चा करने की उसकी मंशा होती तो वो पहले ही इतने दिनों तक ये हंगामा नहीं करने देती। अभी 9 दिन का वक्त क्यों दे रही है? मैं बता रहा हूँ, लोकपाल पे इसलिए कि अन्ना ने वो जो थ्रेटनिंग दी है अनशन की, उससे लगता है कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, पूरा माहौल कांग्रेस के खिलाफ चला जाएगा। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा स्टेक है ये चुनाव, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो ये आपको, क्योंकि राहुल गांधी खुद लड़ रहे हैं। दूसरी बात, ये ऐसा एक प्रॉब्लम है कि जिसको आप ज़्यादा दिन तक खींच नहीं सकते। जैसा आपने कहा कि भाई जो क्रेडिबिलिटी जो इंडेक्स है कांग्रेस की, वो जो है लगातार वो डिप हो रही है। तो ये एक इशू है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप लोकपाल बिल नहीं लाओगे तो एक तो आंदोलन आपके खिलाफ होगा ही, मीडिया और सब लोग जो है फिर वो माहौल, वो बड़ा खतरनाक माहौल हो जाता है जहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग बोलने के लायक नहीं बचते हैं। दूसरी बात, ये स्ट्रैटेजी भी है कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि एक ऐसा बिल वो लेकर के आएगी जिसके दिखाने के दांत होंगे, खाने के कुछ और होंगे। खाने के दांत होंगे ही नहीं खाने के दांत होंगे ही नहीं।
प्रोविजंस ऐसे होंगे जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनके वकील टेलीविजन चैनल में बहस करेंगे, पार्लियामेंट में बहस करेंगे, चुनाव की रैलियों में जो है वो बहस करेंगे। दे विल हैव सम पॉइंट्स टू डिलेजिटिमाइज द पॉपुलर डिमांड। सही कहा आपने, ये वकील शब्द का जो इस्तेमाल किया। कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं भी वकील हैं, कपिल सिब्बल वकील हैं, मनीष तिवारी वकील हैं, मनीष तिवारी वकील हैं। तो सब ये तो स्ट्रेटजी इज वेरी क्लियर। तो शंका इसलिए हो रही है क्योंकि अभी जो स्थिति है, अभी वित्तीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें प्रणब मुखर्जी तो हैं ही शामिल, उन्होंने सुषमा स्वराज और सीताराम येचुरी को भी उसमें शामिल कर रखा है और बात कह रहे हैं महंगाई पे चर्चा की। झांसा ये दिया जा रहा है कि लोकपाल विधेयक पर हम बात करेंगे। सुषमा स्वराज और सीताराम येचुरी से पिछले दिनों जो लोकसभा में छुट्टियां रही मुहर्रम की वजह से और सैटरडे संडे की वजह से, तो इसमें ये एक सहमति बनाने की कोशिश की गई। तो ये संशय, जो चीजें मेरे जहन में आई हैं और जो मैंने सुना है राजनीतिक हलकों से, तो ये संशय मेरा ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा कि सरकार ऐसा तो नहीं कि लोकपाल विधेयक पे कुछ ऐसे मसलों को सरकार लेकर के आए जिसके हंगामे की भेंट 9 दिन चल। मैं बता रहा हूँ महंगाई पर सरकार डिस्कस करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है लोकपाल विधेयक इस स्वरूप में आए। देखिए है क्या, ये लोकपाल का मसला ऐसा है कि देखिए एक चीज क्लियर हो कि महंगाई के ऊपर सरकार बहस नहीं चाहेगी और खास करके उस पर वोटिंग करवाने के लिए, जैसा ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि महंगाई के ऊपर बहस भी हो और उस पर वोटिंग भी हो। चुनाव सामने है, जिस तरह से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में हंगामा कर रहे हैं, तो वो बीएसपी और एसपी दोनों ही जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट देगी। उनकी अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि वहां पे चुनाव है एक, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी ये नहीं चाहेगा कि वो महंगाई के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आए, क्योंकि महंगाई तो है, लोग परेशान हैं। तो ये महंगाई जो है उसको साइडलाइन करने के लिए, एफडीआई को साइडलाइन करने के लिए लोकपाल पे बहस होगी। लोकपाल पे बहस इसलिए होगी कि कांग्रेस पार्टी लोकपाल मतलब भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देना है, इस पे कोई नहीं, इस पे कोई मूड नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है। अब आप देखिए अरुणा राय ने भी कल कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी का सबसे निचला दर्जा है वहां उसको भी लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, देखिए अब है क्या, सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये कि भाई लोग कहेंगे कि भाई इतने लोग आ जाएंगे, लोकपाल कैसे हो जाएगा, लोकपाल कैसे इन केसों को जो है वो सेटल करेगा। आपके पास क्या 10 सीबीआई है? अभी तक तो यही हो रहा था। और उसके इंस्टीट्यूशंस को अगर नहीं है, अब समस्या यही है ना कि आप इस प्रॉब्लम को कितना खतरनाक समझते हो। एक दूसरी बात कि आप इस तरह के आर्गुमेंट्स दोगे। मुझे एक बात बताइए कि एक ऐसा केस है करप्शन का जो हर केस में होता है, जो सरकारी घपला जो होता है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि आप ग्राउंड में भी रही हैं और आप जानती हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी को अच्छी तरीके से, कि जो लोअर लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे आंगनवाड़ी के लोग हों, चाहे वो कहीं के भी हों, जो सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो चेन बना हुआ है। अब इस भ्रष्टाचार में वो पूरा चेन इन्वॉल्व है। आदमी किसको कंप्लेन करे? किसे करे? यू नीड समबडी कि हु कैन लुक इनटू एवरीथिंग। अब है क्या कि आपने लोअर ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया तो बोले भाई भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, तो भाई लोअर ब्यूरोक्रेसी में हुआ, भाई लोकपाल के पास नहीं है जी। आप किसी को कंप्लेन करने जाइए कि भाई ये आईएएस अधिकारी है, ये ग्रुप 1 का ऑफिसर है, ये भ्रष्टाचार किया, वहां से आएगा भ्रष्टाचार इस लेवल पे नहीं हुआ, नीचे लेवल पे हुआ, लोकपाल वैसे भी बाहर हो जाएगा। तो एक ब्यूरोक्रेसी का जो एक अपना काम करने का इस देश में जो तरीका है कि चीज़ों को कैसे उलझाना है, दे आर मास्टर। ये ट्रेनिंग जो है अंग्रेज के ज़माने से मिली हुई है कि किस तरीके से उलझा देना है पूरी चीज़ों को। तो जब तक आप कंक्रीट, समस्या ये है कि वेदर यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस भ्रष्टाचार और नॉट। अगर आपको भ्रष्टाचार इस देश में खत्म करना है, आपको कुछ ऐसे भी कानून लगाने होंगे जो दिखने से अनडेमोक्रेटिक लगेगा, जो दिखने से जो है उसमें तानाशाही का जो है कुछ एलिमेंट नजर आए। लेकिन जब आप इतनी बड़ी समस्या को अगर
मानते हो कि इतनी बड़ी समस्या है, तो उसके लिए कुछ तो टफ कानून आपको जो है करना ही पड़ेगा। पर कांग्रेस बड़े शातिर तरीके से चाल चल रही है मनीष जी। कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, किस तरीके से जो आप हमेशा कहते हैं कि 9 बजे के एडिटर्स का जो ये जाल और जो झांसा फेंकते हैं अपने शब्दों का सरकार के पक्ष में, क्योंकि ये सभी बिके हुए हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बड़ा चैनल है, बड़ा तामझाम है, तो इन्हें सरकारी मदद चाहिए और सरकारी मदद पाने के लिए ये उसके मुताबिक काम करते हैं। 2 दिनों पहले बरखा दत्त का इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का इंटरव्यू किया, जिसमें बात चल रही थी तमाम मसलों पे। महाराष्ट्र से जुड़े मसले थे, किसान के विदर्भ के आत्महत्या के मसले थे। उसमें अचानक बरखा दत्त ने अन्ना के बारे में सवाल किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसका जवाब दिया कि अन्ना पहले ऐसे नहीं थे, अन्ना अब ऐसे हो गए हैं। पहले वो सबकी बात सुनते थे, इसलिए वो भटक गए थे, अब वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं। इस लाइन को हेडलाइन बना करके एनडीटीवी ने पूरे दिन चलाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलाया। वो इंटरव्यू में चलता रहा काफी दिनों देर तक। मेरी समझ में ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये लाइन के अड़े रहते हैं, ये अन्ना की कौन सी छवि बनाना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, भटकाव की या अड़ियल रहने की? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अन्ना के पहले आंदोलनों से शिवसेना और बीजेपी की सरकार को जो है मुश्किल होती थी। मैं यही जानना चाह रही थी, बिल्कुल। तो वो उनके मंत्रियों के ऊपर के खिलाफ जो आंदोलन करते थे, तब उसमें अन्ना अच्छे थे, तब उसमें उतने अड़ियल नहीं थे, उस तरीके से वो उनका रवैया जो है खराब नहीं था। इस बार जो है कांग्रेस पार्टी लपेटे में आ गई है, तो अन्ना जो है अड़ियल हो गए हैं, वो खराब हो गए हैं, उनका रवैया जो है वो ठीक नहीं है। तो ये तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात है कि कौन किस समय है, लेकिन बेसिक बात यही है कि एक 9 बजे के एडिटर्स और खास करके अंग्रेजी चैनलों में ये डिबेट का 1-2 दिन के बाद आप देखिएगा कि माय वे और हाईवे, कि भाई टीम अन्ना के ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई आप जो है अपनी ही बात मनवाना चाहते हो, दूसरे की बात नहीं सुनते। बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सी बात ये है कि भाई टीम अन्ना शांत बैठ जाएगी अगर आप जन लोकपाल बिल के जो प्रावधान हैं उससे भी कड़े प्रावधान लेकर के आओ। गवर्नमेंट शुड कम अप एंड से कि देखो तुम्हारा जो कानून है जन लोकपाल वो बहुत वीक है, भ्रष्टाचार जो है सचमुच देश का नंबर 1 एनिमी है, और इसके लड़ने के लिए जो है जन लोकपाल से भी कड़ा कानून हम लेकर के आ रहे हैं। ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं कि कोई आदमी अब इस देश के अंदर में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रावधान ऐसे लेकर के आओ, सजा ऐसे दिलवाओ, तो आपको तो फिर टीम अन्ना की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो टीम अन्ना चुपचाप बैठ जाती, चूंकि आप हैंगी पैंगी कर रहे हो, चूंकि आपको लगता है कि भाई किसी तरीके से ऐसा मामला कर दो कि भाई पब्लिक भी संतुष्ट हो जाए, कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। वो कंफ्यूजन किस लिए क्रिएट करें? वो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट करें कि टीम अन्ना जो है, अन्ना हजारे जो हैं, वो डिलेजिटिमाइज हो जाए। एक दूसरा जो इनके साथी हैं उनके ऊपर उल जुलूल केसेस लगा दो और उनको भी डिलेजिटिमाइज कर दो। जिस तरीके से सीडी का जो सीएफएसएल रिपोर्ट आया, अब दिल्ली पुलिस से कौन ये सवाल पूछे कि भाई आपने इस तरह से क्यों बवंडर मचाया, और मीडिया वालों से कौन सवाल पूछे कि तुमने इतना जो कैरेक्टर असैसिनेशन किया वो किस लिए किया। आपको माने बिल्कुल ये माने टेलीविजन चैनलों को तो कम से कम इतना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि भाई जो किरण बेदी जो हवाई टिकट ले रही थी उसका पैसा का इस्तेमाल किसने किया, हु इज द बेनिफिशियरी। अगर बेनिफिशियरी किरण बेदी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों का हेल्प कर रही है, वो भी 1-2 लाख रुपए। तो ये तो आप देखिए पूरी स्ट्रेटजी है। और भी दूसरी बात हमारे संवाददाता शशि शेखर ने बताया कि टीम अन्ना के प्रोमिनेंट लीडर्स तो लीडर्स, जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जो बैकरूम बॉयज हैं, उनके ऊपर उल्टे पुल्टे केसेस लगाए जा रहे हैं कि ताकि जो पूरा जो मूवमेंट है वो उसका बैकबोन तोड़ दिया जाए। तो ये सब बातें छुपी भी नहीं है। तो लोगों के अंदर में सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, और इसके ऊपर अगर विपक्षी पार्टियां भी खुलकर सामने नहीं आती कि उनकी मंशा क्या है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो लेफ्ट हो, अगर इस पे एकदम सही स्टैंड नहीं लेती है तो डिस्क्रेडिट का जो सिलसिला जो है न सिर्फ कांग्रेस
बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों पे भी होगा। जी। और इन टोटल जी। जो देश जो जिस खतरनाक रास्ते की ओर जा रहा है वो इस ओर जा रहा है कि लोगों को अब लगने लग रहा है कि भाई ये सरकार जो है जी। और जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें सब इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी सारे, वो देश की जनता के लिए, उनकी समस्याओं के लिए ना आवाज उठाती है, ना ही उनको कोई इनकी फिक्र है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर मनीष की राजनीतिक पार्टियां न तो लोग के हित की आवाज उठाती हैं, ना उन्हें फिक्र है उन्हें सिर्फ अपनी सियासत की। और चूंकि इस हमाम में सभी नंगे हैं, सबके दामन काले हैं, हर पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लिहाजा कोई भी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर के इस बारे में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे पता है कि गर्दन उसकी भी फंसेगी। दूसरी बात रही एफडीआई की, क्योंकि 350 अरब डॉलर का ये कारोबार है और असंगठित क्षेत्र का इसमें दबदबा है। 94% कारोबार इसी क्षेत्र के जरिए होता है। ये अलग बात है कि एफडीआई के आने से भारत एक शॉपिंग हब में तब्दील हो सकता है और हम सिंगापुर अमेरिका शॉपिंग करने की बजाय सिंगापुर से लोग यहाँ आ सकते हैं शॉपिंग करने, लेकिन इन 94% लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हमें मूलभूत चीज़ें मुहैया नहीं कराई गई हैं, हमारा बुनियादी ढांचा बहुत कमज़ोर है। तो कल फिर मिलेंगे किसी और मसले पर चर्चा करने के लिए। और कांग्रेस की नीयत पे सवाल उसकी हरकतों की वजह से खड़ा हो रहा है और लोगों के मन में ये संशय पैदा हो रहा है। अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, 9 दिन बचे हैं, सरकार इसमें अपना और कौन सा रूप और कौन सा रंग दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।